डॉक्टर विकास महात्मे सर, जो ऑल द वे नागपुर से पधारे हुए वाया मुंबई। सर कल मुंबई में थे, रात को दिन भर काम करके रात में लेट सर यहाँ पे आए। डॉक्टर मिलिंद बोकिल सर, प्रसिद्ध समाज शास्त्री। श्री आकाश बड़वे, जिन्हें आज गौरवान्वित किया जाना है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में पधारे हुए आप सभी मान्यवर। डॉक्टर विजय बंग सामाजिक संपत्ति पुरस्कार 2024 में आपका हार्दिक स्वागत। इस पुरस्कार की स्थापना 2022 में हमने की। उसके पहले 2021 में पिताजी का देहावसान हुआ था और उनकी जीवन कार्य की प्रेरणा को लेकर हमको ऐसा लगा कि उन्होंने जो काम किया है उस काम को आगे बढ़ाने का जो तरीका हमें समझ में आता है वो ये था। और इस तरीके से हमने ये सोचा कि क्यों ना हम सामाजिक संपत्ति की एक संकल्पना को लोगों के सामने लाएं। इस सीरीज में 2022 में पहला पुरस्कार अमरावती में दिया गया श्री अमृत बंग को। दूसरा पुरस्कार श्री प्रभात सिन्हा को इसी ऑडिटोरियम में पिछले साल 1 अक्टूबर को दिया था। प्रभात मसवड़ सातारा में काम करते हैं। और तीसरा पुरस्कार इस साल आकाश बड़वे, इनको दिया जा रहा है। अब इस कार्यक्रम को किस भाषा में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाए या किस भाषा में ये कार्यक्रम हो, इसकी दुविधा हमारे मन में थी। और जैसा कि मेरी कलीग डॉक्टर मोनिका सिंह ये कार्यक्रम का संचालन कर रही है, वो हिंदी में भी बोल रही है, इंग्लिश में भी बोल रही है, मराठी में नहीं बोल पाती, बट मैं मराठी में भी बोल सकता हूँ। मेरे बाद के वक्ता मराठी में भी बोल सकते हैं। तो ये जो दुविधा थी, इस दुविधा को ओवरकम करने की प्रेरणा हमें किससे मिली? तो आकाश से। और वो कैसे मिली मैं बताता हूं। एक युवक महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्कूली शिक्षा प्राप्त करता है। वहां से राजस्थान के गांव में, वो गांव ही है पिलानी, मैंने भी पीएचडी वहीं से की, तो वो गांव ही है। राजस्थान के गांव में पिलानी में, बिट्स पिलानी में वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जाता है। सिर्फ वो वहां पे पढ़ाई नहीं करता, वहां के ग्रामीण इलाके में समाज कार्य भी करता है। उसके बाद में वहां से उसकी प्लेसमेंट होती है, जो भारत का एक कॉस्मोपॉलिटन शहर कहा जाएगा, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में उसकी प्लेसमेंट होती है बार्कलेस बैंक में। और आकाश ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उसको 9 महीने वहां पे काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका दिल नहीं था उसमें। और वो ढूंढ रहा था कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। उसको पर्पस मिला जहां पे प्रधानमंत्री ग्रामीण फेलोशिप उस समय 2012 में चल रही थी। उस फेलोशिप में उसका चयन हुआ और वहां से उसकी पोस्टिंग हुई दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में। अब ये जो तीनों कैंडिडेट्स हैं जिनको अवार्ड दिए गए, इन लोगों का कार्य तो प्रेरणा देता ही है, बट इनका जो सफर है वो भी एक अनूठा है। यानी एक नासिक का युवक राजस्थान में जाता है, वहां से पूना में आता है और पूना से छत्तीसगढ़ में जाता है। यदि ये हो सकता है तो हमारा कार्यक्रम भी सभी भाषाओं में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। शायद यही हमारी देश की संस्कृति है, यही हमारा भारत है, यही विविधता है और इसी विविधता में एकता है। और इसी का प्रतिबिंब हमारे कार्यक्रम में होना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। ये जो सामाजिक संपत्ति वेल्थ या सामाजिक संपत्ति निर्माण का पुरस्कार है, इस संकल्पना के 2 भाग हैं। एक भाग है समाज और दूसरा भाग है संपत्ति। अब समाज क्या है? समाज, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हम हमारे बायोलॉजिकल बॉडी के बाहर आते हैं, वहीं से समाज की शुरुआत होती है। दैट इज व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ समाज। तो समाज के पहले पायदान पे मेरे माता पिता आते हैं, समाज के पहले पायदान पे मेरे दादा दादी आते हैं, समाज के पहले पायदान पे मेरी पत्नी, यदि मैं स्त्री हूं तो मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे काका, बाबा, मामा, बेटा, बेटी, ये सब समाज की पहली पायदान है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे एक समाजशास्त्री बैठे हुए मिलिंद बोकिल सर, इफ आई एम रॉन्ग यू मे करेक्ट मी लेटर। तो ये समाज की पहली पायरी है। दूसरी पायरी पे हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तारित परिवार जो हमारा होता है, जिसमें हमारा मित्र परिवार भी है। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सब लोग, ये मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेरी पायदान नंबर 1 और पायदान नंबर 2 के लोग यहाँ पे सब हैं। तीसरा जो समाज का पायदान है, मुझे ऐसा लगता है कि वो
वो सामाजिक और भौगोलिक परिसर है जिसके साथ हम रूबरू होते हैं, जिसके साथ हमारी कोई जानकारी होती है, जिसके साथ कोई इंटरेक्शन होती है। एटलीस्ट हमें पता तो होता है कि मैं पाषाण में रहता हूं, पाषाण में कौन से लोग रहते हैं, पूना शहर में रहता हूं, क्या यहाँ के लोग हैं, ये सब। ये एक तीसरी पायरी है। और चौथी पायदान जो है समाज की, जो मुझे लगता है वहां पे कोई सामाजिक और भौगोलिक सीमाएं होती ही नहीं। वहां पे सिर्फ सजीव होते हैं, सिर्फ मनुष्य भी नहीं, सजीव, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव सब आ गए। यह समाज का एक विस्तारित चौथी पायदान है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये यदि समाज है तो ये समाज में जितने भी सजीव हैं, उन सजीवों की जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कुछ लगता है, मेरे नजर में वो संपत्ति है। संपत्ति की सबसे सरल व्याख्या यह है कि समाज में लोगों की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति के साधन यानी संपत्ति। अब क्या इसमें पैसा आता है या नहीं आता है? जरूर आता है, बिल्कुल आता है पैसा, लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं आता। पैसा आता है लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं आता, यह मेरा समझना है। अब ये जो समाज के अंदर संपत्ति है, इस संपत्ति का वितरण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, प्लीज पार्डन मी, आई विल कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ये जो वितरण है, क्या ये समसमान तरीके से ये वितरण हुआ है? तो इसके लिए वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट हमको पढ़नी पड़ेगी। लेटेस्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट इज ऑफ 2022। उस वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से जो भारत, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, जो आज की जनसंख्या यदि हम देखें तो करीब 820 करोड़ की जनसंख्या है। मोटी मोटी तौर पे 820 करोड़ की जनसंख्या है। इस 820 करोड़ की जनसंख्या के 50% लोगों के पास इस दुनिया की जितनी आय है, पूरी आय, इनकम, उसका सिर्फ 8.5% हिस्सा 410 करोड़ लोगों के पास है। कैन यू बिलीव दैट? यानी यदि पूरी दुनिया की इनकम 100 रुपया है तो 8.5 रुपए में 410 करोड़ लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। नोशनल, आई एम जस्ट मेकिंग इट सिंपल। आय जो होती है वो तो आज की जरूरतों की पूर्ति करती है, कल की जरूरतों की पूर्ति जो करता है वो है धन या संपत्ति। अब ये धन जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन समसमान है? अगेन वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया के 50% लोगों में, पूरी दुनिया का सिर्फ 2% संपत्ति है, सिर्फ 2% वेल्थ है। यानी 100 रुपए यदि पूरी दुनिया की वेल्थ है तो उसमें का सिर्फ 2 रुपया 410 करोड़ लोगों के पास है। अगेन आई एम मेकिंग इट क्लियर, दिस इज नोशनल। 100 रुपया इज नोशनल। इस तरीके की विषमता है। अब यदि यह विषमता है तो यह विषमता आई कहां से? एक बहुत प्रख्यात इतिहास तज्ञ है युवल नोआ हरारी। इनका रिसेंटली लोकसत्ता में भी इंटरव्यू आया, इंडियन एक्सप्रेस में भी इंटरव्यू आया। मैं जब भी उनके बारे में पढ़ता हूं और उनकी बुक्स पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि वो इतिहास तज्ञ तो है ही, पर शायद एक तत्वज्ञ भी है, शायद एक फिलोसोफर है। तो युवल नोआ हरारी का यह कहना है कि प्रकृति ने हमको सेम बनाया। यह उनका कहना है कि यदि मैं मनुष्य हूं तो मेरे पास यदि 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान है, तो दूसरे मनुष्य के पास भी 2 आंख 2 हाथ 2 कान 2 पैर ही है। दैट इज व्हाट युवल नोआ हरारी सेज। वी मे मेक सर्टन अमेंड्स इन व्हाट इज सेइंग। वो अमेंड ये है कि प्रकृति से भी कुछ गलतियां हुई है, थोड़ी बहुत गलतियां तो प्रकृति से भी हुई है, लेकिन वो कितनी हद तक गलतियां हुई है? ये जो जैविक विविधता है या ये जो जैविक विषमताएं हैं, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या मेंटल डिसऑर्डर है, इसकी संख्या कितनी है? तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी रिपोर्ट मैंने लेटेस्ट देखी, उसके हिसाब से 15 से 16% लोगों में किसी तरीके की शारीरिक या मानसिक दुर्बलता दुनिया में है, ऐसा वर्ल्ड डिसेबिलिटी रिपोर्ट का कहना है। अब जब ये शारीरिक दुर्बलता या मानसिक दुर्बलता आर्थिक दुर्बलता के साथ जुड़ जाती है तो जो समस्याएं निर्माण होती है वो समस्याएं काफी गंभीर है, वो समस्याएं काफी बेचैन करने वाली है। लेकिन क्या हर आदमी बेचैन होता है? बेचैन होते हैं डॉक्टर विकास महात्मे जैसे सर का जो अस्पताल है नागपुर में, अगेन सर मेरी जो जानकारी उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, वहां पे एक विंग है, पूरा स्पेशल डेडिकेटेड विंग, जहां पे समाज के वो लोग जिनकी आंखों से रिलेटेड
बीमारियों को इलाज करवाने की जिनके पास संपत्ति नहीं है, उन लोगों का वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है और उन लोगों को वहां पे लाने की भी व्यवस्था सर की संस्था करती है। वहां पे उनके ऑपरेशन किए जाते हैं, उनकी देखभाल करने के बाद में उनको छोड़ने का भी काम उनकी संस्था करती है। तो ये जो काम सर कर रहे हैं, ये सामाजिक संपत्ति का निर्माण है, ऐसा मैं समझता हूं। युवल नोआ हरारी का यह कहना है कि बायोलॉजिकल डिस्पैरिटीज से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के बीच की जो गैप है, उस गैप के मुख्य कारण 3 हैं। एक है अवसरों में असमानता, अवसरों की विषमता यानी अपॉर्चुनिटीज की विषमता। सेकंड है कल्पनाओं की विषमता यानी इमेजिनेशन की विषमता। और तीसरी है बिलीफ्स की विषमता यानी अजम्पशंस की, हम क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते, ये विषमताएं हैं, ऐसा युवल नोआ हरारी का कहना है। अब ये जो आर्थिक विषमता है, इसके भी 2 पहलू है, ऐसा जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से। एक है रोजगार और दूसरा है अधिकार। अब मेड़घाट के आदिवासी इलाकों में, दुर्गम इलाके में जो आदिवासी रहते हैं, उनके अधिकार क्या है, वन से संबंधित अधिकार क्या है, जंगलों से संबंधित अधिकार क्या है, इन अधिकारों का अध्ययन करना, इन अधिकारों पर लिखना, इन अधिकारों पे प्रकाश डालना, इवन बच्चों के अधिकार क्या है, जेंडर रिलेटेड अधिकार क्या है, ये सब काम कौन करता है? तो डॉक्टर मिलिंद बोकिल सर जैसे लोग। अब जब इस तरीके का काम किया जाता है तो शायद वैयक्तिक संपत्ति का निर्माण नहीं होता होगा, लेकिन सामाजिक संपत्ति का निर्माण जरूर होता है, यह मेरा मानना है। हमारे जो अवॉर्डी थे पिछले 3 सालों के, प्रभात सिन्हा, क्रीड़ा के क्षेत्र में पिछले कई सालों में बहुत सारी अवसर निर्माण हुए हैं, लेकिन क्या हर आदमी इन अवसरों को प्राप्त कर सकता है? क्या हर आदमी इन अवसरों को भुना सकता है? वो नहीं भुना सकता, क्योंकि या तो उसके लिए साधन सामग्री उपलब्ध नहीं है या उसके लिए जो ट्रेनिंग चाहिए वो नहीं है। तो एक युवक जो अमेरिका में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करता है, वहां पे ओलंपियंस के लिए काम करता है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर में वो काम करता है, वापस आता है मसवड़ में, सातारा में, और उनकी मां का बहुत बड़ा काम है, आपको पता होगा, चेतना गाला सिन्हा मैडम का मानदेशी महिला सहकारी बैंक। वहां पे आने के बाद में उसके समझ में आती है कि मैं ओलंपियंस के लिए तो काम कर रहा हूं, लेकिन यहां के ग्रामीण इलाके में क्रीड़ा के अवसर और क्रीड़ा की ट्रेनिंग यदि दी जाए तो शायद इन लोगों का भी भविष्य बदल सकता है, और वो युवक आके फिर यहीं स्थायी हो जाता है। वो भी एक सामाजिक संपत्ति का निर्माण कर रहा है, इसीलिए उसे पिछले साल का पुरस्कार दिया गया। दूसरा युवक अमृत बंग, कंप्यूटर इंजीनियर, और पिछले 20-25 साल में तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जमाना है। मेरे कुछ विद्यार्थी और मित्र यहां पे हैं जिनकी खुद की कंप्यूटर कंपनियां भी है। तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हुए वो लड़का वो जॉब छोड़ देता है, अमेरिका जाता है। अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एमएस करने नहीं जाता, सोशल एंड पब्लिक पॉलिसी पढ़ने के लिए जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, और वहां से वापस आता है और ज्वाइन कहां करता है? गढ़चिरौली में अपने माता पिता डॉक्टर अभय बंग और रानी बंग, जिनका काम बहुत बड़ा काम है, आप लोग जानते हैं, उस काम में वो अपने आप को झोंक देता है और उसमें के एक हिस्से की पूरी जिम्मेदारी उठाता है, जो है सामाजिक संस्थाओं को लगने वाली लीडरशिप की डेवलपमेंट। जो सामाजिक उपक्रम होते हैं उनको जो लीडरशिप लगेगी उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसका एक उपक्रम है, गढ़चिरौली में चलता है, जिसका नाम है निर्माण, और अमृत बंग ने उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है। मिलिंद बोकिल सर उससे एसोसिएटेड। तो अमृत बंग ये जो काम करता है, तो अमृत भी सामाजिक संपत्ति का निर्माण करता है। अब रही बात आकाश बड़वे की, आज भारत की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या क्या है? तो वह है रोजगार। और रोजगार की निर्मित कोई युवक दंतेवाड़ा जैसे ग्रामीण इलाके में 3000 ट्राइबल्स को लेके यदि कोई कंपनी बनाता है, भूमगढ़ी फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, तो आई थिंक ही इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब एज कंपेयर टू एनी ऑफ द स्टार्टअप और यूनिकॉर्न। I come from academic discipline. There are a few of my colleagues from academia.
पिछले कुछ सालों में ये जो एकेडमिक दुनिया है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, इसका जो सफर है वो परस्यूट ऑफ एनलाइटनमेंट से शुरू हुआ था, परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस से शुरू हुआ था, परस्यूट ऑफ इक्विटी उसकी पर्पस होनी चाहिए थी, और वो आज आके कहां रुका है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, 30 साल मैंने इसी फील्ड में गुजारे हैं, वो आज यहां पे आके रुका हुआ है परस्यूट ऑफ इंडिविजुअल वेल्थ। यदि वो परस्यूट ऑफ सोशल वेल्थ होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परस्यूट ऑफ इंडिविजुअल वेल्थ दैट हैज बिकम, तो आज हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में प्रचलित शब्द क्या है? प्लेसमेंट, पैकेजेस, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न। अब पिछले कुछ दिनों पहले ही मैंने एक लिस्ट पढ़ी, अलग अलग तरीके की लिस्ट आती रहती है, एक लिस्ट थी इंडिया के स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया के कौन से कॉलेजेस का है। उसमें 5 जो टॉप संस्थाएं हैं उसमें 4 पुरानी आईआईटीज है और एक बिट्स पिलानी है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, नथिंग रॉन्ग इन इट, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग। लेकिन उस लिस्ट में भूमगढ़ी का नाम क्यों नहीं? उस लिस्ट में आकाश बड़वे का नाम क्यों नहीं? यदि दीपेंद्र गोयल का नाम आता है, बिनी बंसल का नाम आता है, तो जिस दिन इन संस्थाओं के डायरेक्टर पूरे जोश के साथ ये कहेंगे कि भूमगढ़ी और आकाश बड़वे भी हमारे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, मैं समझूंगा सामाजिक संपत्ति के निर्माण में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी अपना रोल प्ले करने लगे। रोजगार जो है ये सिर्फ आय का साधन नहीं है। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं, इसलिए बड़े विश्वास के साथ आपसे ये कह सकता हूं कि रोजगार ये सिर्फ इनकम का साधन नहीं है, रोजगार ये सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट का साधन है। गोइंग फॉरवर्ड ऑटोमेशन और एआई के वजह से जो जॉब जाने वाले हैं, और इवन बिल गेट्स का भी कहना है कि उसके लिए हमको कोई रोबो टैक्स चालू करना पड़ेगा, शायद रोबो टैक्स से भी आगे जाना पड़ेगा, शायद एआई टैक्स भी चालू करना पड़ेगा। तो आप एआई टैक्स तो दे दोगे, मिनिमम बेसिक इनकम भी दे दोगे, लेकिन उस आदमी की सेल्फ एस्टीम कहां से दोगे? तो ये जब दंतेवाड़ा में जाके एक युवक 3000 लोगों के लिए यदि रोजगार पैदा करता है तो किसी यूनिकॉर्न से बड़ा काम वो करता है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए उनका यहां पे चयन किया गया। हमारे फील्ड के बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर से लेके तो बराक ओबामा तक सब लोगों का मानना है कि सक्सेस शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंस दैट यू मेड। क्या आपके होने या न होने से फर्क पड़ा है? और मुझे लगता है कि अमृत बन, प्रभात सिन्हा, आकाश बड़वे, मिलिंद सर और विकास सर, इनके होने से समाज को फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सामाजिक संपत्ति का निर्माण करते हैं। इन्हीं तरीके के लोगों को पुरस्कार दिया जाना, ये हमारी चेष्टा है। इस पुरस्कार के 3 क्राइटेरिया, सर लूजली 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि हम जहां तक पॉसिबल हो युवकों को यह पुरस्कार देना चाहेंगे जिनकी एज अराउंड 40 के आसपास हो, 30 to 40 की एज की हो। सेकेंडली, दे शुड बी एजुकेटेड फॉर द सिंपल रीजन दैट शोज एन एलिमेंट ऑफ सैक्रिफाइस। दैट मीन्स दे वर एजुकेटेड, they could have had fantastic placement opportunities and still they dedicated their life to social work, so there is an element of sacrifice involved in that. And third is उनका जो काम है उस काम का इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव कितना है, और कोशिश ये रहती है कि वो प्रभाव मल्टीप्लिकेटिव हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अमृत का काम है सोशल लीडरशिप का निर्माण, तो वो बहुत मल्टीप्लिकेटिव है। आकाश का जो काम है वो मल्टीप्लिकेटिव है, प्रभात सिन्हा का जो काम है मल्टीप्लिकेटिव है। तो ये क्राइटेरिया है हमारे। और इन लोगों का हम चुनाव कैसे करते हैं? तो एक यादी हम बनाते हैं, उस यादी को हम एक पैनल के सामने पेश करते हैं। उस पैनल में इस साल जो 4 लोग थे वो थे, पहले हमारे मेरे गुरु डॉक्टर आशुतोष भोपटकर, very highly respected name in the field of management, one of the pioneers of management education in Pune. पूना की सबसे पहली मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के वो डायरेक्टर थे, और यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी दिव्यांग लोगों के लिए काम करने वाली संस्था है कामायनी, उसके सर अध्यक्ष भी है। आज किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो डॉक्टर भोपटकर सर का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ आकाश जैसे लोगों का सिलेक्शन करने में। ये सिलेक्शन नहीं है एक्चुअली, लेकिन अब
दूसरा कोई शब्द मेरे पास नहीं है। दूसरे जो हमारे मार्गदर्शक रहे इसमें धन्य कुमार चौड़िया जो मेरे मित्र है, मार्गदर्शक भी है पर्सनल लेवल पे। धन्य कुमार जी चौड़िया एक बहुत सफल उद्योजक है, जो पूना के लोग हैं वो जानते ही हैं, और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए वंदराई नाम की जो संस्था है उसके विश्वस्त भी है धन्य कुमार जी। तीसरे पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोल्ले, मेड़घाट में आप में से कई लोग जानते होंगे रविंद्र कोल्ले सर का काम किस तरीके का है। रविंद्र कोल्ले सर हमारे अवार्ड फंक्शन के पहले अवार्ड फंक्शन के चीफ गेस्ट भी थे। तो पद्मश्री रविंद्र कोल्ले सर भी एक मार्गदर्शक थे जिनको हमने सब प्रोफाइल भेजे थे सब कैंडिडेट्स के। और चौथे जो हमारे मार्गदर्शक थे एडवाइजरी बोर्ड के, वो थे डॉक्टर LK वासवानी, प्रोफेसर LK वासवानी। वासवानी सर इंडिया में मैनेजमेंट की फील्ड में एक बड़ा नाम है। इरमा, आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट एट आनंद, जो रूरल मैनेजमेंट में इंडिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर थे वासवानी सर। तो इन लोगों का सबका हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और इन लोगों के ही कहने पे हमने आकाश का चयन किया इस साल के अवार्ड के लिए। अब अंतिम बात यह है कि इस फंक्शन का मकसद क्या है। इस फंक्शन का मकसद सिर्फ पुरस्कार देना या कुछ लोगों को गौरवान्वित करना ये नहीं है। कितने पुरस्कार हम देते हैं एक साल में एक पुरस्कार, शायद इसका नंबर बढ़ा के 2, 3, 4 जो भी हो, कभी हो जाए आगे, मुझे नहीं पता, जैसा समय आएगा वैसा देखेंगे। इसका मकसद कुछ और है। मकसद यह है कि सामाजिक संपत्ति इस संकल्पना का प्रचार और प्रसार करना। इसका मकसद सिर्फ पुरस्कार देना नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले 3 सालों में इन लोगों के साथ जब भी इंटरेक्ट किया है, मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये जो लोग हैं आकाश और ये सब लोग, ये पुरस्कारों से परे है। एक बहुत सादी वर्ड में हिंदी या उर्दू का वर्ड यूज करूं तो मलंग जो लोग होते हैं ना, जो अपनी दुनिया में जीते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको पुरस्कार दो या मत दो। एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ बताता हूं। 15 दिन पहले आकाश, यू वर कमिंग फ्रॉम, यू वर गेटिंग डाउन एट द एयरपोर्ट व्हेन आई कॉल्ड यू ऑन फोन, एंड देन मैंने आकाश को बोला कि आकाश, आपके जो पूना में लोग होंगे उन लोगों को भी बुलाना है हमको, तो आप हमें लिस्ट भेजिए। तो उसने मुझे हाँ तो कह दिया। उसके बाद में कई दिनों तक फिर मेरा फोन पे भी संपर्क नहीं हो पाया आकाश का। और उसके बाद में जब मैंने आकाश को पूछा कि आप, एक दिन बात हुई तो बोला सर मैं अभी है ना वो फार्मर कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। आई थिंक यू आर ऑर्गेनाइजिंग सम फार्मर कॉन, हिज प्रायोरिटीज आर वेरी क्लियर। फार्मर कॉन्क्लेव करने के लिए टाइम है, लेकिन यहां पे लिस्ट बनाने के लिए आज मेरे पास समय नहीं, क्योंकि ही इज पैशनेट अबाउट इट। दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रोपोगेट थ्रू दिस प्रोग्राम, दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। एक लास्ट पॉइंट है, जैसा मैंने कहा था कि मेरी समाज की परिभाषा में सब सजीव आते हैं, और सजीव और निर्जीव होने में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है भावनाओं का। निर्जीवों में भावनाएं नहीं है, सजीवों में भावनाएं हैं। और साइंस ने भी, विज्ञान ने भी ये प्रूव किया है कि भावनाएं सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं है, पशु पक्षियों में भी है भावनाएं, इवन प्लांट्स में भी है। रिसर्च आई थिंक हैज प्रूवन दैट दे आल्सो हैव द इमोशंस। अब ये भावनाओं का ही रूपांतरण होता है फिर संवेदनशीलता में, और जब हम मनुष्य है तो उसके भी आगे की पायरी पे हम जाते हैं जहां पे चेतना का निर्माण होता है। तो ये जो चेतना है सजीवों की, इस चेतना को अपील करना कि दुनिया में जितने लोग रहते हैं सजीव, उनके सबके पास संपत्ति का वितरण शायद समान नहीं हुआ है, तो हम लोग जिनके पास वो संपत्ति है उनका यह कर्तव्य बनता है कि उस संपत्ति का में हम हमारा भी योगदान दें। यहां पे जितने बैठे हुए लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, मैं पर्सनली जानता हूं यहां पे ऐसे कई लोग हैं, 2 तरीके से उस सामाजिक संपत्ति के निर्माण में वो योगदान कर रहे हैं। एक है रोजगार का निर्माण वो कर रहे हैं थ्रू देयर बिजनेस, थ्रू द इंडस्ट्री, और सेकेंडली वो चैरिटेबल फिलैंथ्रोपिक वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लोहिया जी हैं, इनका भी फैमिली का एक अस्पताल है लातूर में। राठी जी है, इनका यहाँ पे अस्पताल है ताराचंद रामनाथ हॉस्पिटल। तो इस तरीके से सब लोग कर ही रहे हैं। बस इस कल्पना को और आगे ले जाना और इस संवेदनशीलता को जागरूक रखना है, यही हमारा प्रयास है, और इसीलिए इस पुरस्कार की स्थापना की गई। आप लोग इस कल्पना में हमें आके आशीर्वाद देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से एक बार आपका पुनश्च स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर ने कहा